हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की नागरिक शास्त्र की बुक से चैप्टर नंबर 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं प्ले लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम ये पढ़ने वाले हैं लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। जब कोई जन्म लेता है, कोई लड़की होती है, कोई लड़का होता है, वो किस रूप में बड़े होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखा है लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, यानी कि चाहे कोई लड़का हो या चाहे कोई लड़की हो। लड़के की भी अपनी एक पहचान होती है, लड़की की भी अपनी एक पहचान होती है, उसकी अपनी एक अस्मिता होती है। एक लड़का बेटे के रूप में भी होता है, भाई के रूप में भी होता है, पति के रूप में भी होता है और पिता के रूप में भी होता है और अलग अलग रिश्ते के रूप में भी वो होता है। एक लड़की माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में और अलग अलग रिश्तों के रूप में भी होती है। उसकी भी अपनी एक अलग पहचान होती है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं, कोई भी जन्म लेता है वो किसी न किसी एक समाज के बीच ही बड़ा होता है। वही समाज हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा तौर तरीका होना चाहिए, उनका कैसा व्यवहार होना चाहिए, जिससे कि समाज उनके व्यवहार को स्वीकार कर सके। इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जिस समाज में लड़के या लड़की बड़ी होती है, समाज उन्हें जो सिखाता है, क्या सभी समाज में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है? क्या हर एक समाज एक ही तरह का नज़रिया लड़के और लड़कियों के लिए रखता है? इस पाठ में यानी इस चैप्टर में हम इसी क्वेश्चन का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस चैप्टर की मदद से हम ये भी देखेंगे कि लड़के हों या लड़कियां हों, उनको जो दी जाने वाली अलग अलग भूमिका होती है, वो भूमिका उन्हें फ्यूचर में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम और क्या देखेंगे? इस पाठ में हम ये भी देखेंगे कि ज़्यादातर जो समाज होता है वो पुरुष और स्त्रियों को अलग अलग तरह से इम्पोर्टेंस देते हैं। अलग अलग समाज होता है, हर एक समाज में पुरुषों को अलग अधिकार दिया जाता है, स्त्रियों को अलग अधिकार दिया जाता है, पुरुषों को अलग महत्व दिया जाता है, स्त्रियों को अलग महत्व दिया जाता है। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं, उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। जो स्त्री होती है वो जिस तरह की भूमिका निभाती है, जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को वो आगे चलाती है, जिस तरह से वो अपनी लाइफ में काम करती है, उनका जो काम होता है वो पुरुषों के मुकाबले में उनके कामों को कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है। पुरुषों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, पुरुषों के काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और स्त्रियों के काम को पुरुषों के मुकाबले में कम महत्व दिया जाता है, कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि जो स्त्री होती है और पुरुष होते हैं, उनके बीच में काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती हैं। अगर जहाँ स्त्री काम करती है, अगर उसी जगह पुरुष भी काम करते हैं तो पुरुष के काम को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर वही काम स्त्री करती है तो उसको कम वैल्यू दी जाती है और उसकी सैलरी भी कम होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। हम ये देखेंगे कि 1920 का जो ज़माना था, 1920 का जो दशक था, उसमें सामोआ द्वीप में सामोआ द्वीप का एग्जाम्पल लेते हुए हम ये देखेंगे कि बच्चे कैसे बड़े होते थे। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप के जो बच्चे थे वो कैसे बड़े होते थे। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का समूह का ही एक भाग है। यहाँ क्या लिखा है कि जो सामोआ द्वीप है, द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एक ज़मीन का टुकड़ा होता है।
ये जो सामोआ द्वीप है वो प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं प्रशांत महासागर के दक्षिण में, इन्हें ही कहा जाता है सामोआ द्वीप। सामोआन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। अब जो सामोआ द्वीप है उस पर जो लोग रहा करते थे, जो समाज रहा करती थी, क्योंकि लोगों से ही समाज बनती है, इसलिए सामोआ द्वीप पर जो लोग रहा करते थे उन्हें सामोअन समाज कहा जाता है। अब सामोअन समाज पर जब अनुसंधान किया गया और अनुसंधान की जब रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। उस वक्त के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे। ये जो बच्चे थे चूँकि वो स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन वो अपने बड़े बच्चों से और अपने से बड़े जो होते थे उनसे वे बहुत सारी बातें सीखते थे। वे किस तरह की बातें सीखते थे? जैसे छोटे बच्चों के देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। ये जो बच्चे होते थे वो ये सीखते थे कि छोटे बच्चे अगर हों तो उनका देखभाल कैसे करना चाहिए, घर का काम कैसे करना चाहिए, और भी इस तरह के बहुत सारे कामों को वो सीखा करते थे। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। यहाँ लिखा है कि जो द्वीपों मछली पकड़ने का जो काम होता था वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए जो किशोर बच्चे होते थे यानी कि जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते थे, जो जवान हो जाते थे, वो जो बच्चे होते थे वो मछली पकड़ने के लिए दूर यात्राओं पर जाना सीखते थे कि दूर यात्रा कैसे करना चाहिए और दूर यात्रा करके कैसे मछली पकड़ना चाहिए। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। लेकिन ये जो सारी बातें थी, सारे तरह के जो काम करना होता है, देखभाल करना होता है, मछली पकड़ना होता है, ये जो बातें थी वहाँ के जो बच्चे थे वो अपने बचपन के अलग अलग वक्त पर सीखते थे। जैसे कि कुछ बच्चे अगर बड़े होते थे तो वो छोटे बच्चों का कैसे ख्याल रखना है वो सीखते थे। फिर उसके बाद थोड़े और बड़े होते थे तो घर का काम कैसे करना है वो सीखते थे। फिर और थोड़े बड़े होते थे तो दूर जगहों पर किस तरह से मछली पकड़ना है वो ये सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। अब जैसे ही छोटे बच्चे चलना शुरू कर देते थे तो जो बच्चे होते थे उनकी जो माताएं होती थीं या फिर बड़े लोग होते थे वो छोटे बच्चे की देखभाल करना बंद कर देते थे। अब छोटे बच्चे की जिम्मेदारी किस पर आ जाती थी? यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, यानी कि जो बच्चा चलना शुरू कर देते थे उस बच्चे से जो बड़े बच्चे थे उन पर यह जिम्मेदारी आ जाती थी कि वो उस छोटे बच्चे की देखभाल करे, जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। अब ये जो 5 साल की उम्र के जो बच्चे थे वो बच्चे अपने से कम उम्र के बच्चों की देखभाल किया करते थे, ऐसे बच्चे जो चलना शुरू करते थे। यानी कि जो बच्चा 5 साल का हो जाता था उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती थी कि वो अपने से छोटे बच्चों की देखभाल करे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था। यहाँ लिखा है कि लड़की हो या लड़का हो, जब उनकी उम्र 5 साल की हो जाती थी तो वो अपने से छोटे बच्चों की देखभाल किया करते थे। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 साल का हो जाता था तो वो बड़े लड़कों के ग्रुप में शामिल हो जाता था और बड़े लड़कों के ग्रुप में शामिल होकर वो बाहर के काम सीखता था। किस तरह के बाहर के काम सीखता था? जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना आदि। वो बच्चा क्या क्या सीखता था? मछली पकड़ना सीखता था और नारियल के पेड़ लगाना, इसी तरह से और भी बहुत सारे बाहर के काम सीखता था।
लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थीं, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे-मोटे कार्य करती रहती थीं, लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थीं, वे अधिक स्वतंत्र होती थीं। यहाँ लिखा है कि जो लड़कियां होती थीं, जब तक वो 13-14 साल तक की नहीं हो जाती थी, तब तक वो छोटे बच्चों की देखभाल किया करती थी और जो बड़े लोग हुआ करते थे, उनके छोटे-मोटे काम वो किया करती थी। लेकिन एक बार जब वो 13-14 साल की उम्र उनकी जब हो जाती थी, तो वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाती थी, यानी कि वो ज़्यादा स्वतंत्र हो जाती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थीं, बागानों में काम करती थीं और डलिया बुनना सीखती थीं। और जब उनकी उम्र 14 साल के बाद जब उनकी उम्र होती थी 14 साल से, जब वो ज़्यादा उम्र की होती थी, तो वो भी मछली पकड़ने जाया करती थी और बागानों में भी काम किया करती थी और डलियाँ बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थीं। यहाँ लिखा है कि जो खाना पकाने का काम होता था वो अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, यानी कि जो घर होता था उसमें अलग से एक किचन होता था, उसी में खाना पकाने का काम होता था और लड़कों को ही ज़्यादातर काम करना होता था और लड़कियां जो होती थी उनकी मदद करती थी। अब हम लोग पढ़ेंगे 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। हमने पहले क्या पढ़ा, 1920 के दशक में बच्चे किस तरह से बड़े होते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि 1960 के दशक में, जो 1960 का ज़माना था, उसमें मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। ये जो आलेख है वो 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में बच्चे किस तरह से रहा करते थे और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। उस वक्त बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन जब क्लास 6 में वो जाते थे, लड़के अलग स्कूलों में जाते थे और लड़कियां अलग स्कूलों में जाती थी। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। यहाँ लिखा है, चूँकि लड़कियां अलग स्कूल में जाया करती थी और लड़के अलग स्कूल में जाया करते थे, इसलिए जो लड़कियों का स्कूल होता था वो लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग के बनाए जाते थे। किस तरह के बनाए जाते थे, यहाँ लिखा है, उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थीं। जो लड़कियों का स्कूल हुआ करता था वो चारों तरफ से बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन बीच में ही एक आंगन हुआ करता था जहाँ पर वो खेला करती थी। इसलिए यहाँ लिखा है कि जो लड़कियों का स्कूल हुआ करता था, उनके स्कूल के बीच में एक आंगन हुआ करता था जहाँ से वो बाहरी दुनिया से, यानी स्कूल के बाहर क्या हो रहा है उससे वो बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी, यानी कि बाहर से कोई स्कूल के अंदर एंटर नहीं कर सकता था। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। लेकिन लड़कों का जो स्कूल हुआ करता था, लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं हुआ करता था, बल्कि उनका एक खेलने का मैदान हुआ करता था और वो जो खुला मैदान था वो एक खुला जगह था जो स्कूल से लगा हुआ था, यानी कि स्कूल हुआ करता था और उसके आगे एक खुला मैदान हुआ करता था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। जब शाम होती थी, स्कूल से छुट्टी जब हुआ करती थी, तो स्कूल के बाद जो लड़के हुआ करते थे वो सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को, यानी कि जो लड़कियां होती थी वो ग्रुप में चला करती थी और संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे, यानी कि जो गलियां होती थी वो पतली गलियां होती थी और ऐसी पतली गलियों में जो लड़कियां होती थी वो आपस में मिलकर जाया करती थी, यानी कि ग्रुप बना करके वो जाया करती थी। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। जब ये लड़कियां सड़कों से जाती थीं तो वो बड़ी गंभीर दिखती थीं, यानी कि वो ज़्यादा हंसी मजाक नहीं किया करती थी।
यह बात लड़कों से अलग थी जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े, खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के लिए, कर्तव्यों को आजमाने के लिए। यहाँ लिखा है कि चूंकि लड़कियां गंभीर होकर के वो रास्ते से जाया करती थी, ये जो बात थी वो लड़कों से अलग थी। लड़के क्या करते थे, सड़कों को बहुत तरीके से वो यूज़ किया करते थे। जैसे कि जो लड़के हुआ करते थे वो सड़क पर खड़े खड़े खाली समय बिताया करते थे, कभी कभी सड़कों पर दौड़ लगाया करते थे और कभी कभी सड़कों पर ही खेलने लगते थे। कभी कभी जो लड़के हुआ करते थे वो साइकिल चलाने के कर्तव्य को आजमाने के लिए सड़कों को यूज़ किया करते थे। लेकिन जो लड़कियां होती थीं वो सड़कों पर खड़े नहीं होती थीं, वो सड़कों पर दौड़ती नहीं थीं, वो सड़कों पर खेलती नहीं थीं, वो सड़कों पर साइकिल चलाने के कर्तव्य को आजमाती नहीं थीं। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी और जो लड़कियां होती थीं वो कहाँ से होकर जाती थी, वो लड़कियां गली से होकर वो अपने घर तक जाया करती थी। और जो लड़कियां होती थी वो अकेले नहीं जाया करती थी बल्कि ग्रुप में वो जाया करती थी। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी, यानी कि बहुत सारी लड़कियां आपस में मिल जाती थी और वो एक साथ ही स्कूल भी जाया करती थी और स्कूल से जब छुट्टी होती थी तो वो गली से होते हुए एक साथ ही घर जाया करती थी। शायद उनके मन में ये डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या उन पर हमला ना कर दे। लड़कियां क्यों ग्रुप में चला करती थीं, क्यों वो सीधे स्कूल जाया करती थी और स्कूल से जब छुट्टी होती थी तो वो ग्रुप में गली से होते हुए घर जाया करती थी। शायद उनके मन में ये डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़े ना और कोई उन पर हमला ना कर दे। हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुज़ुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। यह लिखा है कि हम अगर ये सोचें कि जो बच्चे होते हैं वो कैसे बड़े होते हैं, हम हमेशा ये सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने ही अनुभव से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। हमारा जो अनुभव होता है, हम जिस तरीके से बड़े होते हैं, हम ये सोचते हैं कि उसी तरीके से सभी बड़े होते हैं। लेकिन अगर हम अपने परिवार के बुज़ुर्गों से बात करें तो हम ये पाएंगे कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनका जो बचपन है शायद हमारे बचपन से बहुत अलग था। जो बचपन में हम जिस तरह से स्कूल जाया करते हैं, शायद वो अपने ज़माने में उस तरह से स्कूल नहीं जाया करते थे। आज हमारे स्कूल जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्र है। हो सकता है कि हमारे बुज़ुर्गों के ज़माने में इस तरह की जो स्वतंत्रता थी वो नहीं थी और आज हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। हो सकता है कि हमारे बुज़ुर्गों के ज़माने में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे ज़माने में है, हो सकता है हमारे बुज़ुर्गों के ज़माने में ना हो। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्रायः खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। यह लिखा है कि हम ये अनुभव करते हैं, हम ये फील करते हैं कि जो हमारे समाज है वो लड़के और लड़कियों में फ़र्क करना शुरू कर देता है और ये जो फ़र्क होता है वो बहुत ही कम उम्र से ही शुरू हो जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर कोई लड़का है या लड़की है तो वो बचपन में ऑब्वियसली खिलौनों से खेलेंगे। जो लड़के होते हैं उन्हें खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया दी जाती है। दोनों ही खिलौने जो हैं वो खेलने में बड़े ही आनंददायक हो सकते हैं। लड़के भी कार से खेलकर बहुत खुश हो सकते हैं, लड़कियां गुड़िया से खेलकर बहुत खुश हो सकती हैं। खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। यहाँ लिखा है कि जो खिलौने दिए जाते हैं बच्चों को बचपन में खेलने के लिए, तो ये जो खिलौने होते हैं वो बच्चों को ये बताने का एक ज़रिया बन जाते हैं कि जब वे बड़े होंगे
और बड़े होकर जब वो स्त्री बनेंगी या फिर पुरुष बनेंगे तो उनका जो फ्यूचर होगा वो अलग अलग होगा। यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से, ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी होता है। यहाँ लिखा है कि जो लड़के और लड़कियों में फ़र्क करने की बात है वो रोज़ किसी न किसी छोटी छोटी बातों में ही बनाकर रखा जाता है। छोटी छोटी प्रतिदिन की रोज़ की बातें होती हैं जिससे लड़कों को ये बताया जाता है कि वो बड़े होकर उनका भविष्य कैसे होगा और लड़कियों को ये बताया जाता है कि बड़े होकर उनका भविष्य कैसे होगा। एग्जाम्पल के लिए लड़कियों को कैसे कपड़े पहनना चाहिए ये बचपन से ही बताया जाता है। लड़के अगर पार्क में जाएं तो कौन सा खेल खेलें ये भी बचपन से ही बताया जाता है। लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए ये भी बचपन से लड़कियों को समझाया जाता है, सिखाया जाता है। और लड़कों को रौब से बात करनी चाहिए ये भी लड़कों को बचपन से ही सिखाया जाता है। ये सब बच्चों को ये बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री बनेंगे या फिर पुरुष बनेंगे तो ये सारी बातें ही उनके फ्यूचर के लिए भूमिका अदा करेंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव जो होता है वो हमारी पढ़ाई के सब्जेक्ट और जो व्यवसाय है यानी कि जो बिज़नेस है उसके चुनाव पर भी पड़ता है। बचपन से ही लड़कियों को ये बताया जाता है कि उन्हें लड़कियों की तरह ही कपड़े पहनने चाहिए। लड़कों को ये बताया जाता है कि उन्हें जो पार्क में वो खेल खेलते हैं वो लड़कियों के तरह खेल ना खेल करके उन्हें लड़कों के खेल खेलने चाहिए। लड़कियों को बताया जाता है कि वो धीमी आवाज़ में बात करें और लड़कों को ये बताया जाता है कि वो रौब के साथ, ऊंची आवाज़ में और रौब के साथ वो उन्हें बात करनी चाहिए ताकि जब वो बड़े होंगे तो जो क्वालिटी होनी चाहिए लड़कों में वो होनी चाहिए। और अगर लड़कियां अगर बड़ी होंगी तो वो अगर जो बातें बचपन में सीखेंगी तो वही क्वालिटी उनके बड़े होने पर भी रहेंगी। आगे यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन दी गई है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ एक लड़की है वो अपनी माँ से कहती है, माँ हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं, यानी कि स्कूल के तरफ से ही वो घूमने जा रही हैं। रोज़ी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है। अब उनके स्कूल में जो मैडम है उनके बारे में वो कहती है कि उनको साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है, यानी कि जो स्टूडेंट होंगे उनके किसी गार्जियन की ज़रूरत है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? वो अपनी माँ से कहती है कि क्या आप अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर हमारे साथ घूमने चल सकती हैं? और फिर वो आगे कहती है, वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती हैं क्योंकि वे कोई काम नहीं करती। फिर वो हरमीत की माँ के बारे में कहती है कि जब भी हम स्कूल की तरफ से जाते हैं घूमने के लिए तो हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती हैं क्योंकि वो कोई काम नहीं करती हैं। अगर वो काम करती तो हमारे साथ नहीं जाती। इस पर उसकी माँ कहती है कि सोनाली तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और घर भर के सारे काम करती हैं। सोनाली से उसकी माँ कहती है कि सोनाली तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? जो हरमीत की माँ है वो काम नहीं करती, इसी वजह से वो साथ में जाती हैं। वो फिर आगे कहती है कि तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और घर भर के सारे काम करती हैं। इस पर जो ये लड़की है यानी कि जो सोनाली है वो ये कहती है कि हाँ पर वे कोई काम तो नहीं है ना, ये तो बस घर के काम है। सोनाली क्या कहती है कि हाँ वो 5 बजे उठ जाती हैं, घर भर के काम करती हैं, लेकिन ये तो कोई काम नहीं है ना, ये तो बस घर के काम है। इस पर उसकी माँ कहती है, ओह क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उसे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती है। इस पर उसकी माँ ये कहती है कि ओह क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो कि घर का काम कोई काम नहीं होता? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचती है, वो खुद क्या सोचती है, घर के काम क्या काम नहीं होते? सोनाली और उसकी माँ श्री सिंह के घर पर जाती हैं।
यहाँ सोनाली की माँ कहती है कि हरसरन, सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। सोनाली की माँ क्या कहती है? हरसरन से कहती है, जो कि हरसरन ही किसके पति थे? हरसरन ही जसप्रीत के हस्बैंड थे। इसीलिए वो हरसरन से कहती हैं सोनाली की माँ कि सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है, कोई काम नहीं करती। इस पर वो कहते हैं कि हाँ हाँ। और यहाँ पर एक लड़का है, वो कहता है कि पर आंटी, यानी वो सोनाली की माँ से कहता है कि पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती है। यानी ये जो जसप्रीत का बेटा है वो भी ये कहता है कि क्या ये वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, वो घर पर ही रहती है और घर के काम करती है, वो कोई काम कहाँ करती है। तो इस पर सोनाली की जो माँ है वो जसप्रीत से कहती है, यानी हरसरन की पत्नी से कहती है, तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार ज़रा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो। वो जसप्रीत को क्या समझाती है कि अगर ऐसा है कि तुम जो कुछ भी काम करती हो वो कोई काम है ही नहीं, तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती। और एक बार इन लोगों को जो ये कहते हैं कि तुम कोई काम नहीं करती हो, ये तो घरेलू काम है, तो इन्हें ही सब कुछ करने दो। इस पर जसप्रीत कहती है, क्या बात है, ठीक, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। जसप्रीत क्या कहती है कि क्या बात है, ठीक है, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ, यानी कि मैं घर के कोई काम नहीं करूँगी। इस पर जसप्रीत के जो बच्चे हैं वो ये कहते हैं, जसप्रीत की बेटी और बेटा ये कहते हैं, वाह कितना मज़ा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। जसप्रीत की जो बेटी है और बेटा है वो कहते हैं कि वह कितना मज़ा आएगा और वो पापा के साथ मिलकर सारा काम घर का करेंगे। अगली सुबह 7:30 बजे, जिस दिन जसप्रीत हड़ताल पर होती है, यानी कि वो घर का कोई काम नहीं कर रही होती है, उस सुबह उसके पति यानी हरसरन कहते हैं, हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं। हरसरन क्या कहते हैं, वो हैरत से कहते हैं कि 7:30 बज चुके हैं, समय तो देखो, ये नाश्ते का समय है, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं। इस पर जसप्रीत कहती है, मैं क्या जानूं, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूँ, आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। हरसरन की पत्नी जसप्रीत कहती है कि मुझे क्या पता नाश्ता क्यों अभी तक तैयार नहीं हुआ है और बच्चे अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए हैं। आपको याद है ना कि मैं हड़ताल पर हूँ, यानी कि आज मैं घर का कोई भी काम नहीं करूँगी। और वो फिर ये आगे कहती है कि आज तो मंगला, यानी कि घर में काम करने वाली जो नौकरानी है, उसने भी छुट्टी ले रखी है। हरसरन कहते हैं, बाहर से जो गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ है वो सुनाई देती है और वो कहते, ओहो, ये तो स्कूल बस थी, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना होगा। हरसरन गाड़ी की आवाज़ सुनकर, उसके हॉर्न की आवाज़ सुनकर ये कहते हैं कि ओहो, ये तो स्कूल बस थी और स्कूल बस तो चली गई, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना होगा। हरसरन फिर अपने बच्चे से कहते हैं, अपने बेटे से कहते हैं जो ब्रश कर रहा होता है, वो कहते हैं, जल्दी करो जल्दी, और हरमीत को कहो कि वो पंप का स्विच ऑन कर दे। हरसरन अपने बेटे से क्या कहते हैं कि जल्दी करो जल्दी, यानी कि जल्दी से रेडी हो जाओ और हरमीत को कहो कि वो पंप का स्विच ऑन कर दे। बच्चे जल्दी से रेडी हो जाते हैं, फिर हरसरन उन्हें लेकर स्कूल जाने लगता है। इस पर जसप्रीत कहती है, लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा, यानी कि बच्चे अगर लंच बॉक्स नहीं लेकर जाएंगे तो वो लंच में क्या खाएंगे। हरसरन कहता है, अरे ये भी, उसके बारे में भूल जाओ, और वो हड़बड़ाहट में कहता है कि अरे ये भी, लंच बॉक्स के बारे में भूल जाओ। आगे लिखा है, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। हरसरन अपने बच्चों से ये कहता है कि चूंकि आज तुम लंच बॉक्स नहीं ले जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा और तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। जसप्रीत की बेटी कहती है, माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं। जसप्रीत की बेटी क्या कहती है कि माँ ने कैंटीन से खरीदने के लिए जो पैसे वो पहले ही उन्होंने दे दिए हैं। इस तरह से शाम के 6 बज जाते हैं और हरसरन घर वापस आते हैं और वो डोरबेल बजाते हैं। जसप्रीत दरवाज़ा खोलती है और हरसरन कहते हैं, मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। हरसरन
जब अंदर आते हैं तो वो जसप्रीत से कहते हैं कि मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। फिर उन्हें याद आता है और वो ये कहते हैं कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो, आज तुम घर का कोई भी काम नहीं करोगी, इसलिए मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। हरसरन पूरे घर को देखते हैं और वो ये कहते हैं कि पूरा घर तो देखो, जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा हो। यानी कि पूरा घर जो पूरे घर का जो सामान था इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था और हर एक सामान अपनी जगह पर नहीं था। इसलिए हरसरन कहते हैं कि पूरा घर तो देखो, जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा है, यानी कि पूरा सामान ही बिखरा पड़ा है। इस पर जसप्रीत कहती है, तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था वो वैसी ही हालत में दिन भर रहेगा। यहाँ पर जसप्रीत कहती है कि तुम क्या सोचते हो, सुबह तुमने घर को जिस तरह से रखा था, जिस हालत में घर को रखा था, क्या वो वैसी ही हालत में दिन भर रहेगा। यानी कि अगर दिन में या सुबह में अगर किसी भी चीज़ को अगर किसी जगह रखते हैं तो दिन भर में कुछ न कुछ सामान इधर उधर ज़रूर होता है, और अगर सुबह में ही सभी सामान को बिखरा कर रखेंगे तो दिन भर में वैसे ही रहता है, जब तक कि उसे सही जगह पर सामानों को नहीं रखा जाता है, घर पूरा बिखरा ही लगा रहता है। इसलिए वो ये कहती है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था वो वैसी ही हालत में दिन भर रहेगा। आगे लिखा है, हरमीत कमबख्त चाय की पत्तियां कहाँ रखी हुई हैं। हरसरन चाय बनाने जाते हैं और उन्हें चाय की पत्ती नहीं मिलती है, इसलिए वो कहते हैं अपने बच्चों के कहते हैं कि हरमीत कमबख्त चाय की पत्तियां कहाँ रखी हुई हैं, यानी कि उन्हें चाय की पत्तियां नहीं मिल रही थी। जसप्रीत कहती है ही यानी वो हंसती है, क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ, और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। जसप्रीत हंसती है और वो ये कहती है कि क्या अभी भी वो ये सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ। यानी कि वो ये फ़ील करवाना चाहती है कि जो काम वो करती है उसके घर वाले ये सोचते हैं कि वो कुछ काम ही नहीं करती है, लेकिन उसी काम को करने के लिए उसके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई सामान उन्हें मिलती नहीं है और पूरा घर उन्हें बिखरा हुआ पड़ा मिलता है। हर एक चीज़ एक जगह पर नहीं रखी होती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि कोई तूफ़ान मचा हो, और अगर जब वो चाय बनाने जाते हैं तो उन्हें चाय की पत्तियाँ नहीं मिलती हैं। इस पर जसप्रीत हंसती है और वो ये कहती है कि अभी तो मैं उन्हें ये भी याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। यानी कि चाचा और चाची जी के लिए भी खाना तैयार करना है। चूँकि जसप्रीत हड़ताल पर है, वो घर का कोई भी काम नहीं करेगी, इसलिए घर के सारे काम किसे करने होंगे, जसप्रीत के हस्बैंड और उनके बच्चों को करने होंगे। ऑब्वियसली ये सुनकर जसप्रीत के हस्बैंड और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो घर के काम नहीं करते थे और वो घर के कामों को ज़्यादा वैल्यू भी नहीं देते थे। इसलिए जसप्रीत हंसती है और ये सोचती है कि क्या अभी भी यही सोचते हैं कि वो घर का काम नहीं करती है, और वो ये भी याद दिलाएगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे है। बहुत सारे समाज हैं जिनमें हमारा समाज भी शामिल है। हमारा समाज भी पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को, यानी कि जो लड़के जो काम करते हैं और जो लड़कियां काम करती हैं, उनको एक नहीं समझते हैं। पुरुषों और स्त्रियों की जो हैसियत है वो एक जैसी नहीं होती है। हम आगे ये देखेंगे कि पुरुषों और स्त्रियों के जरिए किए जाने वाले जो काम हैं उनमें डिफरेंसेस कैसे होते हैं। यहाँ लिखा है घरेलू काम का मूल्य, यानी घर के काम करने की इम्पोर्टेंस। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है। ओब्वियसली पूरी दुनिया में घर के काम की जिम्मेदारी किस पर होती है, स्त्रियों पर ही होती है। जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। और जो घर की स्त्रियां होती हैं वो घर संभालती हैं, घर के सारे काम स्त्रियों के ही जिम्मेदारी होती है। और वो क्या काम करती हैं, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, यानी कि घर की देखभाल करना, घर के कामों की देखभाल करना,
परिवार का ध्यान रखना, खासकर बच्चों का ध्यान रखना, बुजुर्गों का ध्यान रखना और बीमारों का ध्यान रखना। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। लेकिन जैसा कि हमने ऊपर की कॉन्वर्सेशन को पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा था कि घर के अंदर जो काम होते हैं उन कामों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, उन कामों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। यहाँ लिखा है कि चूँकि जो स्त्री होती है वो घर के काम को संभालती है, ये मान लिया जाता है कि जो स्त्री होती है वो घर के काम चूँकि वो करती है तो ये तो उसका स्वाभाविक कार्य है, उसको तो करना ही पड़ेगा। इसलिए इन कामों के लिए स्त्रियों को पैसा नहीं दिया जाता और ये ज़रूरी भी नहीं समझा जाता कि उन्हें घर के कामों के लिए पैसा दिया जाए। जो हमारा समाज है इन कामों को ज़्यादा महत्व नहीं देता। अब हम लोग पढ़ेंगे घर पर कार्य करने वालों का जीवन। यह लिखा है, बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। यानी कि बहुत से घरों में, खासकर शहरों में और नगरों में, लोगों को घर के काम करने के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं और वे कैसे काम करते हैं? बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती हैं और जो घर के काम करती हैं वो ज़्यादातर कौन होती हैं? स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि घर के काम करने के लिए छोटे छोटे लड़कों को रख लिया जाता है, छोटी छोटी लड़कियों को भी घर के काम करने के लिए रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। क्योंकि घरेलू जो काम होते हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, इसीलिए घर के काम करने वालों की जो मजदूरी होती है वो भी कम होती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है और जो घरेलू काम करने वाले होते हैं उनका जो दिन होता है वो सुबह 5 बजे उठते हैं और रात 12 बजे तक उनका काम चलता रहता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। यानी कि वो जी तोड़ मेहनत करते हैं, वो घर के सारे काम किया करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन इनके बावजूद भी जो उन्हें नौकरी पर रखते हैं वो उनके साथ सम्मानजनक यानी इज्जत वाला व्यवहार नहीं करते हैं। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। यानी कि हम जिन्हें घरेलू काम कहते हैं, ऐसे काम जो घर के काम होते हैं, उसमें बहुत सारे काम शामिल होते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। यानी कि घर के कामों में ऐसे काम भी होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। जहां पानी की कमी होती है वहां औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। जो गांव का इलाका होता है वहां पर स्त्रियों को और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी यानी कि ऐसी लकड़ी जिसको जलाकर वो खाना बनाती हैं, ऐसे लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। कुछ काम जैसे कि कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के जो काम होते हैं उसमें झुकना पड़ता है, फिर उन्हें उठाना पड़ता है और सामान लेकर चलना भी पड़ता है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। और यह लिखा है कि बहुत से काम जैसे कि खाना बनाने जैसे जो काम होते हैं उसमें लंबे वक्त तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है, यानी कि गर्मी में ही खाना बनाना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वो भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। यहाँ लिखा है कि जो स्त्रियां होती हैं वो जो काम करती हैं वो भारी काम होता है, थकाने वाला काम होता है और शारीरिक काम होता है, उनकी मेहनत ज़्यादा लगती है। जबकि हम आमतौर पर ये सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं, यानी कि भारी काम, थकाने वाला काम, शारीरिक काम सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो स्त्रियां होती हैं वो भी भारी काम, थकाने वाले और शारीरिक काम उन्हें भी करना पड़ता है।
घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। घरेलू और देखभाल के कामों का एक दूसरा पहलू क्या है जिसे हम महत्व नहीं देते, वो है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। यानी कि इस तरह के जो काम होते हैं, जो घरेलू और देखभाल के काम होते हैं, उसमें लंबा समय भी लगता है। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। यहाँ लिखा है कि यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के कामों को और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें ये पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं। पुरुष कम काम करते हैं लेकिन स्त्रियां पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे महिलाओं का काम और समानता। यहाँ लिखा है महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यहाँ लिखा है कि चूंकि महिलाएं घर के काम किया करती हैं, घर की देखभाल किया करती हैं, इसलिए महिलाएं जो भी घरेलू काम करती हैं, जो भी घरों की देखभाल करती हैं, उनके कामों को कम महत्व देना सिर्फ एक आदमी का मामला नहीं है, सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। यहाँ लिखा है कि जो भी महिलाएं घरेलू काम करती हैं और घर के देखभाल के काम करती हैं, ये स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की यानी कि डिफरेंसेस की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। यानी कि समाज ने ही ऐसी व्यवस्था बना कर रखी है जिससे कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व दिया जाता है। इसीलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। यहाँ लिखा है कि इसके लिए जो काम किए जाने हैं ये सिर्फ व्यक्तिगत यानी किसी एक व्यक्ति या पारिवारिक स्तर पर ही नहीं करनी चाहिए बल्कि शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। यानी कि जो हमारी सरकार है, शासन करती है, उसके स्तर पर भी महिलाओं के कामों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम ये जानते हैं कि जो इक्वलिटी है, जो समानता है, स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार मिले, ये जो इक्वलिटी है वो हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। यहाँ लिखा है कि संविधान हमारा क्या कहता है, संविधान ये कहता है कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन हकीकत में लिंग भेद किया जाता है। यानी कि स्त्री पुरुष में भेदभाव किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। हमारी जो सरकार है वो भी ये जानती है कि चूंकि संविधान में स्त्री और पुरुष दोनों को ही बराबर अधिकार दिया गया है, लेकिन फिर भी स्त्री और पुरुषों के बीच में भेदभाव किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान यानी कि जो स्त्री और पुरुषों के बीच भेद किया जाता है, इसका एक पॉजिटिव निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। यानी कि वो ये वचन देती है कि वो इस तरह के जो मतभेद है उसको दूर करेगी और इसका सकारात्मक निदान ढूंढेगी, यानी इसका पॉजिटिव सॉल्यूशन ढूंढेगी। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। यहाँ एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि सरकार ये जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के जो काम है उसका बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। महिलाओं और लड़कियों को ही बच्चों की देखभाल करनी होती है, घर के काम भी करने होते हैं। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। चूँकि लड़कियों पर बच्चों की देखभाल का भी बोझ होता है और काम का भी बोझ होता है, इसकी वजह से जो लड़कियां हैं वो अक्सर स्कूल नहीं जा पाती और इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेंगी। क्योंकि जो लड़कियां हैं वो स्कूल नहीं जा पाती हैं
और उनके स्कूल जाने पर भी जो असर है लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि चूँकि महिलाएं जो होती हैं वो स्कूल नहीं जा पाती, इसलिए महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी कि नहीं, और अगर वो काम करेंगी तो किस तरह का काम वो करेंगी, कौन सा वो कार्य क्षेत्र चुनेंगी, यानी कि किस काम को वो करेंगे। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोली हैं। यहाँ लिखा है कि पूरे देश के कई गांवों में, यानी कि हमारा जो देश है उसमें कई गांवों में शासन ने, यानी कि जो सरकार है उसने आंगनवाड़ियां खोली हैं, बालवाड़ियां खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी यानी क्रैश की सुविधा देनी होगी। यहाँ लिखा है कि शासन ने, हमारी सरकार ने एक कानून बनाया है जिसके तहत अगर किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से ज़्यादा होती है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी यानी क्रैश की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। यहाँ लिखा है कि अगर बालवाड़ी की व्यवस्था होती है तो इससे बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी, उन्हें फैसिलिटी मिलेगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी पॉसिबल हो सकेगा। बालवाड़ी क्या होती है? बालवाड़ी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर छोटे बच्चों को स्कूल जाने से पहले शिक्षा दी जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।